नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक और नए आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और ये अपकमिंग आईपीओ आता है दोस्तों। तो ये इस वीक में आने वाला है, अपकमिंग आईपीओ की श्रेणी में है ये। तो इस कंपनी के बारे में डिटेल से जानेंगे, फंडामेंटल जानेंगे, इसके क्या हैं, कैसे हैं और हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं। इस कंपनी का नाम है अपडेटर सर्विस आईपीओ दोस्तों। तो ये नेक्स्ट वीक में आने वाला है। ये कंपनी बेसिकली दो सेगमेंट में काम करती है, IFM सर्विसेज और बिजनेस सपोर्ट सर्विस। IFM सर्विस में इसके काम है सॉफ्टवेयर सर्विस, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विसिंग, वॉशरूम में फिटिंग, हाइजीन सर्विसेज करती है, वेयर हाउस मैनेजमेंट करती है, जनरल स्टाफिंग, इंस्ट्रक्शन क्लीनिंग करती है अदर में, और सेल्स इम्बर्समेंट सर्विस करती है, और एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस उसके पास है, ऑडिट और एश्योरेंस सर्विस भी देती है, एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस भी यही करती है, और मॉल रूम में भी करती है सर्विसेज। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानेंगे और जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है, क्या है। पर उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अब चलते हैं आगे, बात करते हैं यूडीएस जो आईपीओ आने वाला है, यूडीएस कंपनी का, वो क्या है। तो दोस्तों फाइनली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में, 1990 में, और ये जो है ऑफर करती है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। तो बिजनेस सपोर्ट करती है और फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज करती है। द कंपनी ऑपरेशन इन द बिजनेस टू बिजनेस यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। स्पेस ऑफरिंग एंड स्पेक्ट्रम ऑफ बिजनेस सर्विसेज विच आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो ये दो फॉलोइंग पैरामीटर्स में काम करती है। पहला IFM एंड दूसरा है अदर सर्विसेज सेगमेंट, और एक है BSS सर्विसेज। तो दो सेगमेंट में काम है, पहला है IFM सर्विस, दूसरा है BSS सर्विसिंग। इस दो सेगमेंट में है। तो पहले सर्विस सेगमेंट में जो है इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो इसमें जो है ये ग्राउंड क्लीनिंग सर्विसेज जो होती है वो भी इसके पास आती है, यानी सॉफ्ट सर्विसेज जिसे कहते हैं। तो वो इसका एक बेसिक काम हो गया पार्ट 1 में। उसके अलावा इसका जो पार्ट 2 है दोस्तों वो अदर सर्विसेज है, जिसमें ये ऑफर करती है सर्विसेज सच वेयर हाउस मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग, और क्या कहते हैं कैटरिंग, टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट सर्विसेज टू सम ऑफ आवर मेरे कस्टमर्स। तो इस टाइप की सर्विसेज है, जैसे वेयर हाउस मैनेजमेंट का काम करती है ये, और इंस्टरनल केटरिंग का काम करती है, जो बड़े बड़े केटरिंग्स होते हैं वहाँ ये काम करती है, सपोर्ट करती है। उसके अलावा जनरल स्टाफिंग या रिक्रूटमेंट में भी ये सपोर्ट करती है। तो बेसिकली ये इसके काम है। इन FM एंड अदर सर्विसेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन सपोर्ट सर्विसेज, सॉफ्ट सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसिंग, वॉशरूम एंड फीमेन हाइजीन, वो वेयर हाउसेज मैनेजमेंट एंड जनरल स्टाफ एंड मोर। तो इस टाइप का है। और BSS सेगमेंट में ये कंपनी ऑफर करती है ऑडिट एंड अश्योरेंस सर्विसेज थ्रू द सब्सिडरी मैट्रिक्स, राइट। एंड उसके अलावा यूडीएस ऑल्सो ऑफर एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जैसे कि हमने पहले बताया, वो चेक करती है। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस है। उसके अलावा एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है, सेल्स इम्बेसमेंट सर्विसेज एंड मोर थॉट इट्स सब्सिडरी। तो इस टाइप से ये दोस्तों काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी के बारे में और डिटेल से जानते हैं और देखते हैं, इसकी वेबसाइट पे भी हमने देखा है, तो वहाँ जाके देखेंगे तो इंजीनियरिंग सर्विस में काम है। 22 ब्रांचेस इनकी पैन इंडिया है, 51 पॉइंट ऑफ टच पॉइंट बेसिस है इनके बने हुए, और इंस्ट्रक्शन कैटरिंग में भी ये, इंस्ट्रूमेंटल कैटरिंग में भी ये काम करती है। तो बेसिकली ये इसके 4 सेगमेंट जहाँ दिख रहे हैं। उसके अलावा देखिए 13 आउटसाइड इसके वो हैं और 129 पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा 116 इसकी ब्रांचेज है। 4339 लगभग इसके जो हैं वो आपके पास लोकेशन दिखेंगी। 4331 लोकेशन में ये अवेलेबल है। 51 टच पॉइंट हैं, 57,000 से भी ऊपर इसके एम्प्लॉई हैं, 13,000 के प्लस कस्टमर हैं, 200 प्लस मिलियन स्क्वायर फीट स्पेस के पास खुद का है, और 4,000 प्लस कस्टमर बेस है। तो इसका आईपीओ की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो टोटल आईपीओ का बुक वैल्यू होने वाला है 640 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है दोस्तों, पूरा का पूरा। और ये जो है पूरा का पूरा फ्रेश इशू में जाने वाला है दोस्तों। तो इसमें ऑफर फॉर सेल्स का मुझे दिखने, सॉरी इसका जो है 400 करोड़ जो है फ्रेश इशू में होने वाला है। 640 करोड़ का पूरा ये इशू है, जिसमें 400 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और 240 करोड़ के लगभग ऑफर फॉर सेल है। तो दोनों ही सेगमेंट मिला के जो है करीबन 640 करोड़ का ये आईपीओ है। तो काफ़ी अच्छा आईपीओ है, मतलब जो इससे प्रीवियस आईपीओ आए थे वो 300 करोड़, 350 करोड़, 150 करोड़ के थे। तो कुल मिला के मीडियम टर्म आईपीओ से बोल सकते हैं, जहां आपको 640 करोड़ के लगभग का ये आईपीओ बन रहा है। अब इसकी डेट्स की अगर बात करते हैं तो आईपीओ ओपन हो रहा है 25 सितंबर को दोस्तों, 27 सितंबर को ये क्लोज होगा। फेस वैल्यू रखी गई है कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 280 से 300 रुपये पर शेयर रखा गया है। हमको कट ऑफ प्राइस यूज़ करना है तो 300 रुपये पर शेयर करना है। रिटेल कैटेगरी में 50 शेयर का लॉट होने वाला है, एक लॉट। टोटल इशू साइज 600 करोड़ है जैसे कि मैंने आपको बताया, और फ्रेश इशू 400 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल 240 है। तो यानी कि यहाँ जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं 240 में, तो तब भी ऑफर फॉर सेल्स जो है वो थोड़ा कम पोर्शन है, लेकिन फिर भी ये निगेटिव इंपैक्ट तो डालता है थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल अगर
ज़्यादा रहता है। तो उसके अलावा लिस्टिंग जो है BSE NSE दोनों पे होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं एक बार। तो इंपॉर्टेंट डेट जो होने वाली है, टेंटेटिव शेड्यूल डेट, वो है मंडे को ये ओपन होगा 25 तारीख को, यानी 25 सितंबर, मंडे को, यानी कल से दोस्तों ये ओपन होने जा रहा है। उसके अलावा हम इसकी बात करें तो क्लोज होगा ये 27 सितंबर को। तो आपके पास 3 दिन है इसमें अप्लाई करने के लिए। बेसिस और अलॉटमेंट की बात करते हैं तो वो आपको 4 अक्टूबर को मिलेंगे, यानी 4 अक्टूबर को आपको पता लगेगा कि आपको शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। और इफ़ इन केस अगर नहीं मिलते हैं तो इनिशिएट ऑफ रिफंड आपके अकाउंट के लिए हो जाएगा 5 अक्टूबर को। और अगर आपको क्रेडिट शेयर मिल जाते हैं, आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, तो आपके डीमेट अकाउंट में जो है शेयर क्रेडिट हो जाएंगे वो 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर फ्राइडे को तक हो जाएंगे। और लिस्टिंग जो इसकी होगी दोस्तों वो 9 अक्टूबर को होगी, यानी कि 9 अक्टूबर को ये NSE BSE में दोनों पे लिस्टेड हो जाएगा। कट ऑफ टाइम की बात करें तो 5 बजे शाम को 27 सितंबर से पहले पहले हमें अप्लाई कर लेना है। अब बात करते हैं इसका लॉट साइज कितना का होने वाला है दोस्तों। तो 50 शेयर का लॉट बन रहा है ये एक। तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 50 शेयर का है, जिसमें 15,000 रुपये आपको पे करने हैं। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 650 शेयर का, 1,95,000 रुपये। वहीं स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट का है, जिसमें 700 शेयर मिलेंगे, 2,10,000। रिटेल स्मॉल HNI मैक्सिमम में 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,300, 9,90,000 रुपये तक मैक्सिमम कर सकते हैं आप इसमें स्मॉल HNI कैटेगरी में। तो इस टाइप से लॉट है। आप कंपनी होल्डिंग की बात कर लेते हैं, किसके पास कितना है। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है, टिंगला फैमिली है, उसके पास है रघुनंदन टिंगला और शांति टिंगला एंड टिंगला फैसिलिटी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसके मेन प्रमोटर हैं दोस्तों। तो उन्हीं के पास इसका स्टेक है पूरा, लेकिन पूरा वो भी नहीं है उनके पास। अगर आप बात करें कि प्रमोटर्स के पास कितना है स्पेस, तो केवल 80% है, बाकी का रेस्ट 20% ने ऑलरेडी बोरिंग पे डाल दिया होगा। तो 80% है प्री इश्यूएंस होल्डिंग, और पोस्ट होल्डिंग अभी तक कोई अपडेट नहीं है इसमें। तो प्रमोटर के पास 80.58 है IPO के पास। तो अभी बात कर लेते हैं रिजर्वेशन कोटे की। तो QIB को 75% का पोर्शन दिया गया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है QIB के लिए। वहीं HNI के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए केवल 10% है। तो रिटेल के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि 10% है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर IPO का GMP सब कुछ अच्छा रहा तो भी बढ़िया है। अदरवाइज तो बहुत सारे IPO आए हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो 10% रखा गया है फिलहाल तो इसमें। तो एक बात देख लेते हैं, QIB 75%, HNI 15% और रिटेल कैटेगरी की 10%। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, कंपनी का बैलेंस शीट क्या बोलती है और कंपनी फाइनेंशियल पैरामीटर पे कितनी स्ट्रांग है। तो हम बात करेंगे लास्ट 3 ईयर्स के पैरामीटर्स की, लास्ट ईयर में कंपनी क्या परफॉर्म की है 21, 22 और 23 में। तो एसिड की बात करें तो 3 में जो 21 में एसिड थे वो 579 करोड़ थे, वही बढ़ के 874 करोड़ हो गए 22 में, और 23 में बढ़ के हो गए 1216। काफ़ी अच्छा एक्सलेंट परफॉर्मेंस दिया है एसिड में कंपनी ने। रेवेन्यू की बात करें तो 1216 करोड़ था 21 में, 22 में हो गया 1497 और 23 में बढ़ के हो गया 2112 करोड़। काफ़ी अच्छा जंप अप किया है रेवेन्यू के मामले में भी कंपनी ने। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 47 करोड़ था 21 में, 22 में 22 में हुआ 57 करोड़ और 23 में हो गया 34 करोड़। तो यहाँ थोड़ा सा डिप गया है। अगर 21-22 की बात करें तो अच्छा था, लेकिन 23 में कंपनी ने डिप कर दिया है, 57 करोड़ से सीधे 34 करोड़ पे आ गई है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है, लास्ट ईयर के मुकाबले कंपनी जो है डाउन में चली गई है। दैट्स वाई इसमें 10% का पोर्शन रखा गया है। अब बात करते हैं नेटवर्थ की। नेटवर्थ जो है कंपनी की 285 करोड़ थी, बढ़ के 340 हुई और 2023 में बढ़ के 380 हो गई। नेटवर्थ में भी एक्सीलेंट परफॉर्म कंपनी कर रही है। रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो अभी तक यहाँ अपडेट नहीं है कोई भी साइट पे रिजर्व और सरप्लस का। टोटल बोरिंग की बात करें तो कंपनी में 11 करोड़ का बोरिंग था 21 में, जो बढ़ के अभी लास्ट में 176 करोड़ हो गया। दोस्तों ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है जहाँ बोरिंग कंपनी इंक्रीज कर रही है। देखिए 21 में 11 करोड़, फिर 58 करोड़, फिर 176 करोड़। तो हर साल कंपनी जो है डबल से ऊपर इंक्रीज करती जा रही है बोरिंग को। तो ये एक कंसर्न बन जाता है बोरिंग पार्ट किसी भी कंपनी के लिए। अगर बोरिंग इंक्रीज होता है वो भी डबल से ज़्यादा हो रहा है तो एक कंसर्न एरिया होता है। तो इसीलिए इस IPO में जो भी सेबी के अकॉर्डिंग जो है 10% से ऊपर का क्रेडिट, अगर कोई एक साल लास्ट 3 ईयर में अगर 2 ईयर्स प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग है तो वहाँ 10% ही रिटेल को देते हैं। तो इसीलिए इसमें 10% कोटा रखा गया होगा रिटेल के लिए। तो वेरी मच कंसर्न है इसके इन्वेस्टर के लिए, अगर बोरिंग पार्ट पे कोई भी कंपनी काम नहीं कर रही है और बोरिंग ईयर बाई इंक्रीज बढ़ा रही है तो इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा डाउटफुल रहता है, डाइसी रहता है, और इन्वेस्टर थोड़ा कम अट्रैक्ट होते हैं ऐसी कंपनी में जहां बोरिंग का पार्ट ज़्यादा रहता है। सो बोरिंग ऑलवेज गिविंग नेगेटिव इम्पैक्ट टू दियर स्टेक होल्डर्स और दियर इन्वेस्टर्स। तो ये हमेशा रहता है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा सा बोरिंग का कंसर्न चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, वो भी थोड़ा कंसर्न है, पर मुझे लगता है कि वहाँ कंपनी इंप्रूव कर लेगी, क्योंकि अभी लास्ट ईयर में 2 ईयर्स तो प्रॉफिट दिया ये कंपनी ने, पर 3 ईयर्स में काफ़ी नीचे चली गई है। मतलब 1-2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ से डाउन होता तो समझ में आता। तो अब देख रहे होंगे 57 करोड़ से सीधे 34 पे ही आ गई थी। तो बात करें तो एसेट और रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल फाइनेंशियल एक्सीलेंट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट और रेवेन्यू के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिटिल बट कंसर्न है,
पर उसमें अगर कंपनी काम करेगी तो अच्छा रहेगी। नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है और कंसर्न जो हमारे पास है वो टोटल बोरिंग है, तो बोरिंग पीस को कंपनी को कम करना पड़ेगा। सो उसमें तभी कंपनी जो है आगे सक्सेस कर पाएगी और लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं। तो कुल मिला के एसेट अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा कंसर्न है और नेटवर्थ अच्छी है और बोरिंग कंसर्न है। तो 5/3 का रेटिंग हम इसे देते हैं, जहाँ 5 पैरामीटर में 3 पैरामीटर में कंपनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है। तो यहाँ हम ओवरऑल कह सकते हैं कि फाइनेंशियल जो इसके हैं वो काफ़ी अच्छे, बहुत एक्सीलेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ गुड शो कर रहे हैं। तो 2-3 कंसर्न है, जहाँ आउट ऑफ 5/3 है तो कंपनी अच्छा कर रही है। सिर्फ बोरिंग हमारा एक कंसर्न है, अगर बोरिंग को छोड़ दिया जाए तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है और लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। सिर्फ अभी हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देना पड़ेगा, तो 1-2 क्वार्टर का हमें देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी लिस्टिंग गेन के लिए बहुत अच्छा है, अगर लिस्टिंग गेन अच्छा देती है कंपनी तो हम इसमें जरूर अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में अगर हम बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ के लगभग का है और 44.31 करीबन इसका जो है पीई है, तो काफ़ी हाई पीई है। आरओई और आरओसी की बात करें दोस्तों तो आरओई 9 पॉइंट है, इट्स नॉट गुड बिकॉज हमारा मानना है कि 15% से ऊपर जो होता है वही अच्छा माना जाता है। और आरओसी की बात करें तो 14% दिखा रहा है, जो कि एवरेज में आएगा। बिकॉज अगर आरओई और आरओसी की दोनों पैरामीटर की बात करें तो इंडस्ट्री ट्रेंड ये बोलता है कि 15% से जहाँ अबव होता है वही कैटेगरी अच्छी होती है और वहाँ हम अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर 15% से नीचे है तो थोड़ा सा कंसर्न है। और यहाँ आरओई आप देख रहे होंगे कि 10% से भी नीचे है, तो बहुत ही रेड इंडिकेशन दे रहा है। बट आरओसीई की बात करते हैं तो 14% है, लमसम एवरेज मान सकते हैं। वहीं डेप्थ टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.46 है। ओवरऑल एक कंसर्न अगेन डेप्थ ऑफ इक्विटी है, बिकॉज कंपनी जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही है अपने डेप्थ को लेके। तो जिस दिन वो डेप्थ को रिड्यूस करेगी वो हमारे लिए कंसर्न होगा। ईपीएस की बात करें तो 6.77 है, इट्स नॉट गुड बिकॉज ईपीएस की अगर इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करते हैं तो ईपीएस जो है वो 13% से ऊपर होता है तभी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ तो 13 छोड़िए, आप 13 का हाफ है, तो मतलब ईपीएस जो है वो अच्छा नहीं कह सकते। तो ये भी एक कंसर्न एरिया अगेन आ रहा है कि ईपीएस का एक कंसर्न एरिया बन रहा है और आरओई का एक रिटर्न ऑफ इक्विटी का एक कंसर्न एरिया बन रहा है। वहीं बात करते हैं आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की, तो वो 9.34 है, ठीक ठाक है, मतलब इसे एवरेज आप मान सकते हो। बिकॉज एवरेज हम इसलिए मान रहे हैं कि अगर गुड होगा तो नेटवर्थ 12% से ऊपर होनी चाहिए तभी अच्छा है। मतलब रिटर्न ऑफ नेटवर्थ अगर 12% से ऊपर आती है तो एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है, अदरवाइज वो हमारे लिए थोड़ा सा रेड इंडिकेशन का देता है। अब बात कर लेते हैं केपीआई पैरामीटर में बाकी पैरामीटर की। तो केपीआई पैरामीटर जो है वो कुल मिला के जो है एवरेज परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं दोस्तों। अगर केपीआई पैरामीटर की बात करते हैं तो एवरेज परफॉर्मेंस हमें दिखा रहे हैं। और फाइनेंशियल पैरामीटर में जो हमने बात करी थी उसमें हमने देखा था तो 5/3 का रेंज बन रहा था, तो वहाँ थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, यानी वहाँ भी आप मान सकते हैं तो एवरेज है और यहाँ भी एवरेज है। कुल मिला के कंपनी अप डाउन ट्रेंड में चल रही है, कहीं प्रॉफिट और कहीं लॉस दिखा रही है, लेकिन बल कुल मिला के से इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसके आईपीओ को इग्नोर कर दें, पर ठीक ठाक है। लिस्टिंग गेन अगर अच्छा देगी तो डेफिनेटली हम अप्लाई करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू जो है वो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट है, कर्टन बोरिंग्स अवेलेबल बाय द कंपनी, यानी कंपनी यहाँ एक अच्छा काम कर रही है कि अपनी बोरिंग्स को रिड्यूस कर रही है। इसका मतलब बोरिंग्स पैरामीटर पे कंपनी अच्छा काम करेगी तो स्ट्रांग बन जाएगी। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ रिक्वायरमेंट, प्रोसेसिंग इग्नोरिंग्स इनिशिएटिव और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो ये 4 पर्पस है कंपनी के जिसकी वजह से ये आईपीओ लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब हम वेट और वॉच करेंगे और देखेंगे पहले दिन का सब्सक्रिप्शन क्या रहा, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेंगे कि अप्लाई करें या नहीं करें। बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी तक कोई ऐसी डिमांड नहीं दिख रही है इस आईपीओ की दोस्तों, अभी तक कोई भी डिमांड नहीं चल रही है। तो जैसी ग्रे मार्केट में इसका अपडेट आएगा हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा अपडेट था इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।